नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। बात है मूल अधिकार के बारे में कि मूल अधिकार के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल अधिकार की मांग सबसे पहले किसमें की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार की बात सबसे पहली बार 1931 के कराची अधिवेशन में की गई थी। किसमें की गई थी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार की बात सबसे पहली बार 1931 में भारत में कराची अधिवेशन में, जिसके प्रमुख कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल जी। और इसका प्रारूप बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बनाया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। पहली बार मूल अधिकार की मांग किसमें की गई थी? तो 1931 के कराची अधिवेशन में की गई थी। उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे और उसको ड्राफ्ट बनाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसने बनाया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। समझ में आ गई? चलिए संविधान की बात करते हैं। जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, है ना दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान बना है तो भारतीय संविधान में कुल 7 आपके मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। किस देश से ग्रहण किया है? अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों अगर मैं आज बात करूं तो जब संविधान बना था तो संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। आज कितने मौलिक अधिकार हैं? आज 6 मौलिक अधिकार। दोस्तों जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन हुआ था? कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की बात की गई थी। बात की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता करने वाले थे सरदार पटेल। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी सरदार पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो मूल अधिकार का प्रारूप था, ध्यान रखिएगा, जो मूल अधिकार का प्रारूप था, जो मूल अधिकार का ड्राफ्ट था, जो मूल अधिकार का प्रारूप था अर्थात ड्राफ्ट था, यह बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। जब भारतीय संविधान बना तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। पर अगर मैं वर्तमान की बात करता हूं तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको रिमूव किया गया है? ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। क्या किया गया है? हटाया गया है। और इसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। 300A में
जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों जब संविधान बना था तो संपत्ति का अधिकार था। कैसा अधिकार था? संपत्ति एक मौलिक अधिकार था। आज वर्तमान में क्या है? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किसके द्वारा? 1978 के द्वारा। ये आपकी जमीन है, क्या है? ये आपकी जमीन है। क्या है? जमीन है। अब मान के चलो सरकार ने कहा कि भैया मैं फ्लाई ओवर यहां से ऐसे हम एक रोड बनाना चाहते हैं, रेल की पटरी डालना चाहते हैं। क्या डालना चाहते हैं? रेल की पटरी डालना चाहते हैं। अब सरकार ने ये काम आपको भेज दिया कि भैया एक काम करो, जाओ और गांव वालों से बात करो, यहाँ की जमीन लो। अब ये पूरा गांव है, सरकार को ऐसे ट्रेन डालना है, ट्रेन की पटरी डालना है। और ये पता चला कि ये एक व्यक्ति की जमीन फंस रही है। अब ये व्यक्ति पता क्या कह रहा है? ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं जमीन नहीं बेचूंगा, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, अपनी जमीन नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? मैं अपनी संपत्ति क्यों दूं? भाई मेरा मौलिक अधिकार है। मैं अपनी संपत्ति क्यों दूं? है ना? हाँ सही बात है, मेरा मौलिक अधिकार है। और तुम मेरी अगर मौलिक संपत्ति को छीनोगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा आर्टिकल 32 के तहत, या 226 के तहत मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। अब मान लो सरकार अधिकारी आपके पास आए कि भैया ये संपत्ति दे दीजिए मेरे को, है ना? आप बोलोगे मैं क्यों दूं? आपने कहा यार दे दीजिए भाई, भाई वो हमको रोड बनाना है, वहां पे हमारी क्या है, पटरी वटरी जाना है, ट्रेन वेन जाएगी, है कैसे विकास होगा देश का? बोले ना। बोले काहे नहीं देना चाहते? बोले इसलिए नहीं देना चाहते, जब हम छोटे थे ना, छोटे तो अपने बब्बा जी के साथ लोटा लेकर यहीं जाया करते थे, हाँ रात्रि में, तो हम नहीं देंगे। इस खेत से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, हाँ हाँ आज वो रह रही हैं, तो ये मेरा खेत मुझे बचपन की याद दिलाता है। इसी खेत में मैंने अपने बचपन की दोस्तों यादें ताजा की हैं। मैं बिल्कुल खेत नहीं दूंगा कि मेरा प्राण चला जाए। अब भाई ये बताओ कि हो गया विकास? तो हो चुका, ऐसे में तो विकास हो गया पूरे गांव का। सरकार को तो रेट पटरी डालना है, क्या डालना है? सरकार को पटरी डालना है, तो हो गया विकास। तब क्या होगा? सरकार ने पहली बात कहा कि संपत्ति हटाओ, कोई सुप्रीम कोर्ट जावे ना करेगा, हाई कोर्ट, मौलिक अधिकार हटाओ। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया मौलिक अधिकार से। अब बोला गया सुनो ये तुम्हारी जमीन ले रहे हैं, बोले तुम नहीं दोगे। बोले तुम क्यों नहीं दोगे? हम जमीन में कब्जा कर लेंगे। दोगे कहीं नहीं, मुआवजा लो, पकड़ो। तो आज सरकार तुमको जमीन लेती है तो मुआवजा देती कि नहीं देती है? तुमको बेचना ही पड़ता है, मुआवजा लो, और मुआवजा 4-5 गुना ज्यादा मिल जाएगा। जैसे 20 लाख की जमीन तो 1 करोड़ रुपए सरकार दे देगी, रखो और संपत्ति दो। यहाँ बहुत कह रहे थे कि लोटा लेके जाते थे, खत्म, टाटा बाय बाय। आ गए समझ में? संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 1978 में हटा दिया गया। चलो आ जाओ। कह रहे थे ना कि पहली बार मैग्ना कार्टा क्या है? देखो 1215 में किंग जॉन इंग्लैंड के हैं, उन्होंने पहली बार अपने देश की जनता को क्या दिया दोस्तों? अधिकार प्रदान किए। संविधान में पहली बार मूल अधिकारों का जो बात की गई थी वो कहां की गई थी? फ्रांस के संविधान में की गई थी। कहां की गई थी? फ्रांस के संविधान में की गई थी। ये देखो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार को भाग 10, 11, 12 अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया है। तो कई बार जब आप पेपर देने जाते हो तो कानूनी नहीं लिखा रहता, वैधानिक लिखा रहता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कानूनी नहीं आएगा, वैधानिक लिखा रहेगा। तो ऑप्शन पता है क्या है? क्या ऑप्शन में ही लिखा रहेगा वैधानिक अधिकार। एक अधिकार है, कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे और एक एक करके चर्चाएं करेंगे। आओ भैया अब बात कर लेते हैं बबुआ मौलिक अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12, अनुच्छेद आर्टिकल 12, ठीक है? हाँ अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 12 के बारे में बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। तो आइए चर्चाएं करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। तो प्रश्न ये निकल कर आता है कि सर राज्य की परिभाषा क्या है? कौन सा राज्य है? मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रही है क्या? बिहार की बात हो रही है? यूपी की बात हो रही है? स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य मतलब यही ना होगा सर जो आप सोच रहे हो कि भाई भारत में 28 राज्य हैं तो यही राज्य हो गए, इसकी परिभाषा लिखी होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बबुआ। सुनो, आर्टिकल 12 कहता है दोस्तों राज्य की परिभाषा। तो प्रश्न है कि राज्य आखिर क्या है?
तो आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य से तात्पर्य है संसद, मतलब पार्लियामेंट, विधान मंडल, विधान मंडल, ठीक है, क्या है, विधान मंडल, पंचायती राज संस्थान, पंचायती व नगरीय निकाय, नगरीय निकाय। बोले सर ये राज्य है, मैंने कहा हाँ ये राज्य की श्रेणी में आता है। किसमें आता है बबुआ, ये राज्य की श्रेणी में आता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार, सर केंद्र सरकार राज्य, मैंने कहा हाँ केंद्र सरकार राज्य, गवर्नमेंट है। राज्य सरकार, तो राज्य सरकार भी राज्य है। पंचायती राज, तो स्थानीय सुशासन की तो लिखी दिया है, पंचायती राज, सरपंच, विधायक, आपके विधायक सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार है ना, स्थानीय सरकारें लिख लीजिए, स्थानीय लोकल गवर्नेंस, स्थानीय सरकारें, ये भी क्या आती हैं, राज्य की श्रेणी में आती हैं। ये भी क्या है बेटा, राज्य की श्रेणी में आती हैं। सर और राज्य की श्रेणी में क्या आता है, आप रेल में जा रहे हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, रेल मंत्रालय, तो रेल राज्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। सरकारी स्कूलें, सरकारी स्कूलें होती है ना, सरकारी स्कूलें, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी विश्वविद्यालय, ये सब राज्य है। सरकारी विश्वविद्यालय, बेटा सरकार ने अगर कोई पार्क बनाया है तुम्हारे घर के आसपास तो वो भी राज्य की श्रेणी में आता है। इसमें आता है राज्य की श्रेणी में आता है, ये सब राज्य की श्रेणी में आता है। इसके साथ साथ यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। बिहार में भी बीपीएससी काफी चल रहा है, तो बिहार बीपीएससी भी क्या है, राज्य की श्रेणी में आता है। एमपीपीएससी भी राज्य की श्रेणी में आता है, यूपीपीसीएस भी राज्य की श्रेणी में आता है, एसएससी भी राज्य की श्रेणी में आता है, सब राज्य है। आप कल अधिकारी बनोगे तो आप भी राज्य की श्रेणी में आओगे। सरकारी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं सब राज्य की श्रेणी में दोस्तों आते हैं। किसमें आते हैं, राज्य की श्रेणी में आते हैं। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। आपने एलआईसी सुना है, एलआईसी, जी सर एलआईसी सुना होगा सर, ये भी राज्य है। आपने बीएसएनएल सुना है, जी सर सुना होगा, ये भी राज्य है। आपने गेल का नाम सुना है, गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर ये भी राज्य है। आपने भेल का नाम सुना है, बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी राज्य है। जितनी भी नवरत्न कंपनियां ये भी राज्य है, जितनी भी महारत्न कंपनियां ये भी राज्य है। ये सब राज्य की श्रेणी में आता है, सब। एनजीटी भी राज्य की श्रेणी में आ रहा है, सब राज्य की श्रेणी में है। अब अपवाद है दोस्तों, अपवाद हमें दो ध्यान रखने हैं, पहला एनसीईआरटी और दूसरा बीसीसीआई। अपवाद और बेटा कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं लिख कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं बता ही दे रहा हूं, पर पूछा कभी नहीं जाएगा। आर्टिकल 12 बहुत रेयर ऑफ रेयर सीधा पूछेगा, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, या राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में, 12 में। और बीसीसीआई, ये दोनों को अपवाद स्वरूप शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न ये होता है कि सर क्या न्यायपालिका राज्य है? अब प्रश्न ये कि सर क्या न्यायपालिका राज्य है? न्यायपालिका भी राज्य नहीं है, न्यायपालिका भी राज्य नहीं है, न्यायपालिका भी राज्य नहीं है। बीसीसीआई क्यों नहीं है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी को भी शामिल करते हैं, जैसे बीसीसीआई है, बीसीसीआई दोस्तों आपके एक पंजीकरण एक्ट होता है, उस पंजीकरण एक्ट के दायरे से दोस्तों ये बाहर है। बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई बाहर है। इस कारण से दोस्तों इसे राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। समझ में आ गया? तो बीसीसीआई दोस्तों काफी चर्चा में रहा। इस बात को लेकर ये मामले दोनों सुप्रीम कोर्ट भी गए। बीसीसीआई मामला दोस्तों कहां गया? सुप्रीम कोर्ट भी गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल यही वर्डिक्ट दिया कि इसको राज्य की श्रेणी से बाहर रखा जाए। तो आज बीसीसीआई देखिए दोस्तों, है ना, डिसाइड कर ले कि यहां मैच नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। इतना पैसा बीसीसीआई के पास आज वर्तमान में, बीसीसीआई के पास क्या इतना पैसा है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आगे बेटा राज्य की परिभाषा क्या है? नगर निगम, नगर पालिका सब राज्य है, सब है राज्य। नगर, ये नगरीय निकाय लिखा है, इसको चाहे आप नगर निगम लिख लो, इसको चाहे नगर निगम लिख लो, नगर पालिका लिख लो, ये सब राज्य की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत सब राज्य है। ये देखो मैंने एक लाइन में लिख दिया पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत, ये सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। बस अपवाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी और बीसीसीआई और न्यायपालिका राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। न्यायपालिका को अगर राज्य की श्रेणी में रख दोगे तो न्यायपालिका काम कैसे करेगी? सरकार हस्तक्षेप करेगी, सरकार बोलेगी तो मेरे हिस्सेदार हो। तो न्यायपालिका को दोस्तों राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया। न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है। न्यायपालिका पर किसी का कोई दबाव नहीं दोस्तों हमारे देश में। न्यायपालिका फ्री काम करती है, एकदम फ्री, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग, एलआईसी, बीएसएनएल, गेल, भेल, सेल, यहां तक कि राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये किस में आते हैं दोस्तों? ये सब आदि में बहुत सारी चीजें आती हैं,
सब याद। इसीलिए दोस्तों 3 चीजें ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी, बीसीसीआई, न्यायपालिका राज की श्रेणी में नहीं आती, बाकी सब दोस्तों राज की श्रेणी में आता है। डालिए आर्टिकल 14। 12 हो गया, अब 13 बात करेंगे। आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है ऐसी कोई विधि जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगी उसे विधि शून्य घोषित कर देंगे। क्या कहा, कहां लिखा है? आर्टिकल 13 में लिखा है। सर ये आर्टिकल 13 क्या कहता है? सिंपल सी बात है दोस्तों, एक मैं एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल समझो। ये आपका घर है, इस घर में नियम किसका चलता है, पिताजी का या माता जी का? मान लो माता जी का चल रहा है। माता जी ने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि सभी लोग सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, कोई भी बिना नहाए हुए किचन में नहीं घुसेगा, सभी लोग घर के अंदर 10 बजे आ जाएंगे, उससे लेट कोई नहीं आएगा। ये नियम हो गया, अर्थात संविधान हो गया। क्या बना दिया? संविधान बना दिया। ये घर का संविधान हो गया। किसने बनाया? मम्मी ने बनाया, आपकी माँ ने। अब मान के चलो एक दिन तुम आए 11 बजे, बेटा है कितने बजे आए? 11 बजे आए, ठीक। मान के चलो आप 11 बजे, आपके पिताजी ने कहा कि ठीक है आ जाओ, माता जी ने रोक दिया। ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई बंद, ऐसा कोई अनुच्छेद, ऐसी कुछ चीजें जो भारतीय संविधान की मूल ढांचे को प्रभावित करती हैं, उसको विधि शून्य घोषित कर देंगे। जाओ आज बाहर सोना बेटा, घर के अंदर नहीं। नियम चेंज नहीं होंगे, संविधान के मूल ढांचा चेंज नहीं होगा। जो मूल ढांचा है वही मूल ढांचे में काम होगा। आप संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आर्टिकल 13 यही कहता है। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 13 पढ़िए। अगर ये कह रहा है कि सरकार अर्थात संसद संविधान संशोधन के नाम पे, किसके नाम पे? संविधान संशोधन के नाम पे कुछ ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे संविधान का मूल ढांचा चेंज हो जाए, जिससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो जाए। कुछ ऐसा भैया संशोधन नहीं करोगे। आपका संशोधन करना है तो आप करिए, हमने मना बिल्कुल नहीं किया है, पर आप ऐसा कुछ संशोधन नहीं करेंगे जिससे संविधान का मूल ढांचा चेंज हो जाए। अब आपका प्रश्न होगा, सर ये डिसाइड कौन करेगा मूल ढांचा? पिताजी। पिताजी कौन है? न्यायपालिका। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगा कि मूल ढांचा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर जैसे देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। सरकार ने कोई विधि बनाई, थोड़ा समझो मेरी बात को, यहाँ पे सुन लो। संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया। संसद ने क्या बनाया? संसद ने कोई कानून बनाया। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार कौन है? संसद के पास है, पार्लियामेंट। संसद ने कोई कानून बनाया, सर सरकार ने कोई कानून बनाया। अब सरकार ने मान लो महिलाओं के लिए कोई कानून बना दिया। किसके लिए बेटा? महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए कानून बना दिया। महिलाओं के लिए कोई कानून आया। कानून का नाम था XYZ। XYZ ये कानून लेकर आ गए। कौन लेकर आई? सरकार लेकर आई। अब इस कानून में बबुआ बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? बहुत सारी चीजें लिखी थी। इस कानून में बहुत सारी चीजें लिखी थी। सर क्या क्या लिखी थी? इस कानून में पहला लिखा था कि भाई महिलाएं मन चाहा विवाह कर सकती हैं, जिससे चाहे वो विवाह कर सकती हैं। महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। महिलाएं जिससे चाहे उससे विवाह कर सकती हैं। आए महिलाओं ने कहा जो बात तो ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, जिससे चाहेंगे उसी से विवाह करेंगे। पहला पॉइंट तो ठीक लग रहा है। दूसरा इसमें अधिकार है, दूसरा है इसमें, दूसरा सरकार ने एक कानून बनाया कि भाई महिलाएं को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया जाएगा, महिलाएं शिक्षित हों। अच्छी बात है। तीसरा इसमें एक कानून आ गया कि महिलाएं रात्रि में 8 बजे के बाहर घर से बाहर नहीं निकलेंगी। चौथा इसमें नियम आ गया कि महिलाएं को बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है। और पांचवा इसमें कानून आ गया कि महिलाएं जीन्स नहीं पहनेंगी, जीन्स स्कर्ट नहीं पहनेंगी। ऐसे मान लो 4-5 कानून, एक कानून में से 4-5 नियम लिखे हुए थे। ये कानून सरकार लेकर आ गई। जब ये सरकार कानून लेकर आई, महिलाओं ने इन कानूनों को पढ़ा। बोले पहला कानून महिलाएं विवाह कर सकती। महिलाओं ने कहा जो बात है, ढोल लगा रहे पीटो। शिक्षा, बोले इसमें भी खुश हैं सरकार की तरफ। बोले बोलने की आजादी, जो बोले जो भी ठीक है। बोले सरकार ने पर 2 काम गलत किए बेटा। रात्रि के हम 8 बजे बाहर क्यों ना निकले, और महिलाएं टॉप जीन्स स्कर्ट क्यों ना पहने।
इस बात को लेकर महिलाएं पहुंच गई कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। किसके पास पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई। अब महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची तो और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं ने कहा कि हमारे आर्टिकल 14 के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। 14 क्या होता है? आर्टिकल आगे बताऊंगा। महिलाओं ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के साथ हनन हो रहा है। ये कौन सा अधिकार है कि सरकार काम नहीं कर पा रही, पुलिस वाले हमारा संरक्षण नहीं कर पा रहे, तो कह रहे कि 8 बजे के बाद घर के बाहर ही ना निकलो। इसमें पुलिस वालों की गलती है कि हमारा अधिकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमको सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो बिल्कुल गलत बात है यार। है? बोले क्या गलत बात है? बोले ये XYZ कोई नियम लेकर आए हैं, कानून बना कर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट अच्छा एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 निकाला। क्या निकाला? आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 निकाल कर ऐसे लेंस से देखा। क्या निकाला? ऐसे लेंस से निकाला, देखा कि इसमें ऐसा कौन सा कानून है जो महिलाओं के अधिकारों को हनन कर रहा है। सरकार को बोला इधर आओ बेटा, इधर आओ। भूल गए थे क्या कि हम तुम्हारे पिताजी हैं? सरकार कहेगी जी बात जाना, क्या हो गई, गलती हो गई क्या हमसे? बोले कौन से कानून बनाए हो? बोले महिलाओं के लिए कानून बनाए हैं। बोले इस कानून में क्या लिख दिए हो? बोले ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत बात है, इसको हटाओ और इसको हटाओ। तो किस आर्टिकल के तहत संसद के द्वारा बनाए गए कानून के साथ न्यायपालिका ने क्या कह दिया? इसको हटाओ, इसको हटाओ। और न्यायपालिका ने जो कहा वही आदेश है, सरकार को मानना पड़ेगा। ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई विधि जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे के साथ, मूल ढांचे को प्रभावित करती है, न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर देगी। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5, टाटा बाय बाय, कहानी है। तो आर्टिकल 12 राज्य और आर्टिकल 13 ऐसी कोई विधि जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करती है उसे न्यायपालिका विधि शून्य घोषित कर देगी। क्या कर घोषित कर देगी बबुआ? विधि शून्य घोषित कर देगी। तो 12-13 क्लियर हो गए? 12-13 क्लियर दोनों सभी को? मतलब आप ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं जोड़ेंगे, ऐसी कुछ परिभाषाएं नहीं जोड़ेंगे जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को क्या करती हो? प्रभावित करती हो। क्या करती हो? प्रभावित करती हो। क्या करती हो? प्रभावित करती हो। आर्टिकल 13 समझ में आ गया? ऐसी कोई विधि जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करती है उसे विधि शून्य घोषित करते चले। मूल ढांचे का प्रावधान किसमें निकल कर आया था बबुआ? जल्दी बताओ। मूल ढांचे का प्रावधान एक केस में बताया था। मूल ढांचे का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया था। वो केस था 24 अप्रैल 1973। केशवानंद भारती केसेस कुछ याद आ रहा है? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। तो मूल ढांचे का प्रावधान किसमें निकल कर आया बबुआ? बताइए। मूल ढांचे का प्रावधान सर आपने बताया था केशवानंद भारती केसेस में। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही, इसका तात्पर्य कि फिर आपने प्रस्तावना मेरे से ढंग से पढ़ाई नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। ठीक है सर, बताता है। आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 लिखा है राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 13 लिखा है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उसका हनन करने वाले कानूनों को न्यायालय शून्य घोषित कर देगा। तो आर्टिकल 12 और 13 क्लियर हो गए। अब दोस्तों 14 के बाद जितने भी आर्टिकल है ना वो जोड़े में है। किसमें है? जोड़े में है। देखो यहाँ पे कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? उनमें 6 मौलिक अधिकार है। पर जब संविधान बना था तो संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए थे। अब सबसे पहले हमें बात करना है समानता का अधिकार। किसके बारे में? समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करनी है। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है दोस्तों 14 से लेकर 18 तक है। मतलब 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, ये 5 आर्टिकल दोस्तों समानता के बारे में बताते हैं कि समानता किस तरीके से समाज में मिलनी चाहिए। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, फिर लिखा है स्वतंत्रता। क्या लिखा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। फिर हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार कि कोई आपका शोषण ना करे, तो शोषण ना करे इसके लिए दोस्तों बातें की गई हैं 23 और 24 में। किसमें बात की गई है? 23 और 24 में बात की गई है। वहीं अगर बात कर लेते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, किसके बारे में? धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 25 से लेकर 28 में दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सांस्कृतिक और शिक्षण संबंधी अधिकार, तो ये दिए गए हैं दोस्तों 29 से लेकर 30 में। और लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 32 में।
किसमें दिया गया है? 32 में दिया गया है। तो दोस्तों अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, 19 क्या है। तो बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो देखिए आपके एग्जाम में दो तरीके से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो ऐसा प्रश्न बन देगा कि बताओ समानता का अधिकार किस से किस आर्टिकल में है, तो 14 से लेकर 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस से किस आर्टिकल में, तो 19 से लेकर 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है, 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में 25 से 28 में बताया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षण संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि बताओ समानता किसमें किसमें दी गई है, स्वतंत्रता किसमें किसमें दी गई है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया गया है। तो सीधा सीधा कई बार प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सीधा सीधा आपको प्रश्न देखने को यहाँ पर। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।